नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टेक श्री लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आया हूं, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। दोस्तों चाहे आप बीपीएससी की परीक्षा में प्राथमिक में शामिल हो रहे हो या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में, सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। दोस्तों पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण विराम चिन्ह है। इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो कि पूर्ण विराम चिन्ह का साइन है। ठीक है, पूर्ण विराम चिन्ह। तो दोस्तों इसको इस प्रकार का साइन आपको कहीं पे दिख जाए तो ये होता है योजक चिन्ह। किसका होता है? योजक चिन्ह का साइन इस तरीके से होता है। इसके अलावा इस तरीके का अगर साइन दिख जाए तो ये क्या होता है? कॉमा होता है। ठीक है, कॉमा होता है। और यहाँ पे पूर्ण विराम, और ये जो लास्ट वाला दिया है ये क्या है? अर्ध विराम होता है। ठीक है, अर्ध विराम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। सभी प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। वह संज्ञा शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। बात, रात, आय, व्यय। तो दोस्तों आपको बता दें कि बात हो, रात या आय ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि व्यय क्या है? एक पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग व्यय नहीं है क्योंकि क्या है? पुल्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कनक कनकते ते 100 गुनी मादत का अधिकार, वा पाए बौराय जग खाए बौराय। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पे एक पंक्ति दे रखा है और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। कनक कनकते 100 गुनी माँ दत्त का अधिकार, वा पाए बौराय जग या खाए बौराय। ठीक है, तो इस पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है। अलंकार होता क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, श्लेष या इसमें से कोई उदाहरण है। ठीक है, तो बता दें दोस्तों आपको, इसमें जहां पे एक ही शब्द के, जहां पे कोई शब्द एक या एक से अधिक बार प्रयोग हो, ठीक है, और उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो जाए। यहाँ पे एक बार अर्थ है कनक, और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा, और दूसरा कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, दोनों पाने के बाद आदमी क्या होता है? ज्यादा पाने के बाद धतूरा भी ज्यादा खाए तो बौरा जाता है, और सोना ज्यादा पाने के बाद भी क्या होता है? बौरा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस प्रश्न में क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब कोई शब्द एक या अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां पे यमक अलंकार हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? यमक अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। इसमें से कौन सा अनुचित युग्म है? विलोम का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा, और इसमें से कौन सा ऐसा युग्म दिया गया है जो कि बिल्कुल गलत है? ठीक है, जैसे रात का उल्टा दिन होता है, बिल्कुल सही। प्रधान का उल्टा गौड़ होता है, ये भी सही। विस्तृत का उल्टा संक्षिप्त होता है, ठीक, ये भी सही है। महात्मा का ज्ञानी, दोनों एक ही हो गए दोस्तों। यहाँ पे महात्मा ज्ञानी पर्यायवाची है, जबकि महात्मा का उल्टा क्या हो जाएगा? दुरात्मा होगा, दुरात्मा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थोड़ा बहुत में, थोड़ा बहुत में इनमें से कौन सा समास है? यहाँ पे एक शब्द लिख दिया गया है थोड़ा बहुत,
आपको इसमें बताना है कि कौन सा समास है। समास का शाब्दिक अर्थ दोस्तों कभी पूछ लेता है, तो बता दें आपको, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। और समास जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पूछ रहा है कि थोड़ा बहुत में कौन सा समास है। तो जब दोस्तों आपको इस टाइप का समास दिख जाए और थोड़ा बहुत दोनों पदों की प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह दिख जाए, तो वहां पे होता है द्वंद्व समास होता है, ठीक है। और जब द्वंद्व समास होता है, जब दोनों में वैकल्पिक हो, थोड़ा बहुत जब एक दूसरे के अपोजिट हो दोनों शब्द, तो वहां पे क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में, यहाँ पे आपको बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं नीली कमीज नहीं पहनता, मैं नीली कमीज नहीं पहनता। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि कमीज की विशेषता बताई गई है, कैसी कमीज, नीली कमीज। तो जहाँ पे विशेषता की बात की जाए वहां पे क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। जिसमें विशेषण लगा हुआ है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं। बारिश में कितने ओले पड़े हैं, बहुत। तो यहाँ पे भी ओले की विशेषता बहुत बताई जा रही है, तो इसमें भी विशेषण का प्रयोग हुआ है। खेल का मैदान, खेल का मैदान कैसा है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, चौड़ा है, गोल है, बड़ा है, ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। दिनेश अच्छा लड़का, अच्छा गायक है। दिनेश कैसा है, अच्छा गायक है। तो यहाँ पे उसकी विशेषता यहाँ पे बताई गई, तो यहाँ पे भी विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों। और आप जान लीजिए कि विशेषण ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि लड़का छत पर खेल रहा है, कौन सा कारक है। कारकों की संख्या कितनी होती है, कारक 8 होते हैं दोस्तों, और संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। लड़का छत पर खेल रहा है, तो जहां पे दोस्तों पर या में की बात आ जाए, पर या में की बात आ जाए वाक्य में लिखा हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, अधिकरण कारक होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जैसे लड़के ने चाकू से फल काटा, जैसे लड़के ने चाकू से फल काटा, जहां पे किसी के द्वारा कोई चीज की जा रही हो, वहां पे करण कारक होता है। क्या होता है, करण कारक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय ऐसे शब्दांश या ऐसे शब्द हैं जो कि किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, वही क्या कहलाता है, वही आपका प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पे लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है कि लड़ाई शब्द यहाँ पे लिखा गया है, इसमें आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखावट लिखा होता तो वहां पे क्या हो जाता, वट प्रत्यय हो जाता, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि खोया तिन पाइया जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी बैठ, गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का निकटतम सही अर्थ क्या होगा। जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी बैठ, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होगा। संकल्पहीन व्यक्ति कठिन परिश्रम द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। पानी में गहरे उतर कर खोजना, पानी में सांस रोककर अंदर तक पहुंचना, संकल्पशील व्यक्ति पानी में तैर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, इस जो यहाँ पे लोकोक्ति दी गई है, इसका निकटतम अर्थ ये होगा कि जैसे व्यक्ति होता है, जैसे मोती पाने के लिए जैसे समुद्र की गहराइयों में उतरना पड़ता है, बिना समुद्र की गहराई में उतरे मोती नहीं मिलता है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी बिना कठिन संघर्ष किए उसको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि इनमें से अत्याचार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग ऐसे शब्द जो किसी शब्द के, ऐसे शब्दांश होते हैं जो कि किसी शब्द के
शुरू में या आदि बोलते हैं, आदि में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं और उपसर्गों की टोटल संख्या 22 काउंट की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत्याचार में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का राइट जवाब। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा? विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है। विपरीत का शब्द का अर्थ है, विपरीत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, मतलब उल्टा क्या होगा? जैसे रात का उल्टा दिन होता है, चोर का उल्टा साधु होता है, ठीक है, धर्म का उल्टा अधर्म होता है, उसी प्रकार विपरीत का उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल होगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है, ठीक है, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिएगा, कराए के निम्नलिखित में से किस कंठ वर्ण कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा कंठ वर्ण है? कौन सा कंठ वर्ण है दोस्तों, आपको बताना इसमें से। प च त क, तो कंठ ध्वनिया या कंठ वर्ण दोस्तों आप सभी को पता है कि कौन से होते हैं? क ख ग घ और अंगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अयोग्य, ठीक है, जो अयोग्य शब्द होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके, सॉरी, यहाँ से आपको बता दें कि कंठ ध्वनिया क ख ग घ अंगा के साथ आपके है, और आपके विसर्ग वर्ण और जो आपका अवर्ण होता है सभी क्या होते हैं? कंठ वर्ण होते हैं। तो इसमें आपको पहचानने में दोस्तों आसानी हो जाएगी, कंठ वर्ण कौन से होते हैं? क ख ग घ अंगा होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 4 में क दिखाई दे रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? कंठ वर्ण हो जाएगा। जबकि यहाँ पे प क्या है? प क्या है? प फ ब भ, इनका उच्चारण करते समय जो जीवा है ओष्ठ से टकराती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओष्ठ वर्ण होगा, ठीक है। और च ध्वनिया क्या है? च छ ज झ इया, ये सब क्या होती है? तालब या तालु ध्वनिया होती हैं, तालब या तालु ध्वनिया होती हैं। और यहाँ पे त वर्ण क्या है? दंत वर्ण है, दंत वर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कंठोस्त ध्वनियां कौन सी हैं? कंठोस्त, यहाँ पे कंठ के साथ साथ क्या होनी चाहिए? कंठ के साथ साथ ओष्ठ भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंठोस्त ध्वनियां कौन सी हैं? जैसे आपको बता दें कंठोस्त ध्वनियां कौन सी होती हैं, ओ और अ जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है? आपकी कंठोस्त ध्वनियां होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब, सॉरी, कंठोस्त ध्वनियां, यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया दोस्तों। कंठोस्त ध्वनियां आपका यहाँ पे दिया गया था ओ, ठीक है, ओ। तो कंठोस्त ध्वनियां कौन सी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब है। इसके अलावा क हुआ, ख हुआ, ये सभी क्या है? कंठ ध्वनियां हैं। च क्या है? तालव्य ध्वनियां हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजक नहीं है? अंतस्थ व्यंजक दोस्तों पहले आप जान लीजिए होते क्या है। य व र और ल, ये क्या होते हैं? अंतस्थ ध्वनियां होती हैं। और इसमें से य व क्या होता है? अर्धस्वर होते हैं। ल क्या होता है? र क्या होता है? र लुंठित होता है। और ल क्या होता है? पाश्चविक होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अंतस्थ व्यंजक नहीं है। तो य व र तीनों ही क्या है? अंतस्थ है, जबकि त क्या है? एक दंत वर्ण है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कि मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकृत करता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों, भाषा को अलंकृत करते का काम अलंकार करता है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य होता है। दूसरे को प्रभावित करने का एक सरल तरीका होता है। बिल्कुल नहीं। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग होता है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। जो अपने भाषा का तरीका है या प्रेजेंट कर रहे हैं उस तरीके को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में 33 किसकी संख्या होती है? हिंदी वर्णमाला जो होता है दोस्तों, वर्णमाला होता क्या है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में 33 किसकी संख्या होती है? 33 जो संख्या आपको बताया जा रहा है, 33 संख्या व्यंजन की होती है। और आपको बता दें कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय
स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता के द्वारा जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और स्वर की संख्या ही आपको बता दें कि स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो सके और उनके लिए किसी अन्य शब्द की जरूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर शब्द कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है दोस्तों। चलिए, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद का सही संधि क्या होगा? संधि विच्छेद, संधि मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। विच्छेद मतलब अलगाव कर देना। तो संधि विच्छेद का सही शब्द क्या होगा दैत्यारी का? तो यहाँ पे दोस्तों दैत्यारी, यहाँ पे अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे दैत्यारी शब्द आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है, तो दोनों अ जब एक साथ मिलेंगे, अ प्लस अ मिलता है तो यहाँ पे हो जाता है आ हो जाता है। ठीक है, आ क्या हो जाएगा? आ एक प्रकार से जब दो शब्द सेम मिलके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो यहाँ पे दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ आ जाता है। तो यहाँ पे दैत्यारी में कह के पूछ लेता है कि कौन सा संधि है, तो दैत्यारी में दीर्घ संधि है। और इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि रावण सर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार पूछा जा रहा है कि रावण सर सरोज बनवारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस शब्द में अश्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पे दोस्तों आपको मन मानो जन जानो जनहु ऐसा कोई वर्ड दिख जाए, वहां पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कह रहा है कि कन्यादान में कौन सा समास है? समास, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। आप जान लीजिए कि संक्षेप होता है। और कन्यादान, यहाँ पे अगर हम इसका विखंडन करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कन्या का दान, कन्या का दान। और जिस समास का विग्रह करने पर उसके बीच में कोई भी कारक शब्द आपको दिख जाए, कारक चिन्ह जैसे 8 होते हैं, कर्ता ने का की का रे री पे पर, ऐसा कोई शब्द अगर आपको दिख जाए तो वहां पे क्या होता है? तत्पुरुष समास हो जाता है। तो यहाँ पे कन्या का दान, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक कारक शब्द दिख गया, यहाँ पे कारक चिन्ह, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण एवं विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और उत्तर पद में विशेष या विशेषण का संबंध भी लागू हो, वहां पे कर्मधारय समास होता है। क्या होता है दोस्तों? ऐसे शब्दों में कर्मधारय, कर्म धारय समास होता है। और कर्मधारय समास पहचाने के एक और नियम जान लीजिए कि अगर किसी भी शब्द का विखंडन करने पर उसके बीच में है जो या के समान शब्द दिख जाए तो वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।